आज की अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम या शायद पूरी कायनात में पाया जाने वाला वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जी, तो मैं ज़मीन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं हूँ मरियम मकसूद और सोलर सिस्टम सीरीज़ की छठी वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पूरी कायनात का मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी तक कहीं भी कोई और ऐसा प्लैनेट डिस्कवर नहीं हुआ जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती हुई पाई जाए। इसको लेके साइंसदान बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। टेलीस्कोप्स भी भेजी जा चुकी हैं, जैसे अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गई हुई है और उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं हम सब की कि वो बहुत ज़्यादा आगे डिस्कवरीज करेगी। वो स्टार्स और प्लैनेट्स की पिक्चर्स ले लेके भेज रही है, जिससे हम इसी उम्मीद में है कि शायद कहीं और कोई ज़िंदगी का निशान मिल सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ज़मीन की पैदाइश आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हुई, जब सूरज के बनने के बाद उसके गिर्द इकट्ठी होने वाली गैस और डस्ट के आपस में मिलने और टकराने से एक प्लैनेट बन गया जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं। हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला 5वां बड़ा प्लैनेट है। अगर हम अपनी ज़मीन की मूवमेंट की बात करें तो दूसरे प्लैनेट्स की तरह हमारी ज़मीन भी दो तरह से मूव कर रही है। एक तो ये अपनी जगह पे ही रोटेट कर रही है और दूसरा ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो ज़मीन की एक रोटेशन 23.9 आवर्स में कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, इसलिए 24 घंटों में दिन और रात बदल बदल के आते हैं। जबकि चूंकि ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व भी कर रही है तो सूरज के गिर्द अपना ये एक चक्कर 365.25 दिनों में मुकम्मल करती है, जिससे हमारा एक साल बनता है। जिससे मौसम चेंज होते हैं तो वो एक पूरा साल कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैंने जो आपको फिगर्स बताए हैं वो 365.25 है, मतलब ऊपर भी एक चौथा हिस्सा दिन का होता है जो हर साल ऐड होता है। तो वो ऊपर वाला चौथा हिस्सा मिल के 4 साल बाद एक पूरा का पूरा दिन बना देते हैं और वो उससे अगले साल में ऐड हो जाता है। तो वो जो दिन होता है उसको हम कहते हैं लीप डे, और वो जो साल होता है जिसमें वो दिन एडिड होता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो ये तो हो गया ज़मीन का इंट्रोडक्शन। अब अगर हम ज़मीन की एज की बात करें तो ज़मीन की पैदाइश से लेकर अभी तक ज़मीन की जितनी भी एज रही है, जितनी भी हिस्ट्री रही है, उसको डिफरेंट टाइम स्पैन्स में डिवाइड किया गया ताकि ज़मीन की हिस्ट्री को आसानी से स्टडी किया जाए। वो कुछ बड़े टाइम स्पैन्स हैं, उनके अंदर फिर छोटे टाइम स्पैन्स हैं, फिर उससे छोटे हैं, ताकि ये स्टडी आसान की जा सके। तो ज़मीन की हिस्ट्री के जो सबसे बड़े टाइम स्पैन्स हैं उनको हम कहते हैं ईयन्स। ईयन्स आगे इराज पे डिवाइडेड हैं, छोटे पार्ट्स पे। इराज आगे इपक्स में डिवाइडेड है और इपक्स आगे एजेस में डिवाइडेड है। तो ये छोटे छोटे से पीरियड्स बनाए गए हैं, स्पैन्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर ज़मीन की हिस्ट्री को अच्छी से स्टडी किया जाता है। तो आज हम ईयन्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़मीन की हिस्ट्री का सबसे पहला ईयन हार्डियन ईयन है। हार्डियन ईयन 4.6 से 4.0 बिलियन ईयर के टाइम स्पैन पर मुश्तमिल है। ये अर्थ की इनिशियल स्टेजेस पे मुश्तमिल है, शुरू वाली स्टेजेस पे, जब अर्थ की कोर और क्रस्ट भी इतनी ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आके फिर ये स्टेबलाइज होना शुरू हुई और ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी तब, ऐसे जैसे जहन्नुम होती है, जहन्नुम का नज़ारा पेश कर रही थी। ज़िंदगी का किसी किस्म का कोई निशान नहीं था और यही वो ईयन है जिस दौरान चाँद की पैदाइश भी हुई। जी, तो हार्डियन ईयन में ही चाँद की बर्थ भी हुई। तो ये कुछ मेन इवेंट्स हैं जो कि हार्डियन ईयन के दौरान वाक़ई हुए। अर्थ की हिस्ट्री का दूसरा ईयन आर्कियन ईयन है। ये 4.0 से 2.5 बिलियन ईयर के टाइम स्पैन पर मुश्तमिल है। इस दौरान ज़मीन पे पानी जमा होना शुरू हो गया और कहा जाता है कि तब ज़मीन पे डीपर ओशंस भी थे और शुरू की जो लाइफ है वो भी एग्जिस्ट करना शुरू हो गई। तब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ठंडा होना शुरू हो गई और इसका एटमॉस्फेयर भी डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन कहा जाता है कि तब एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं था, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद तो थी लेकिन वो एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं थी, बल्कि वो कंपाउंड्स की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में थी और तब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज भी पाई जाती थी एटमॉस्फेयर में। तो ये अर्ली लाइफ इधर शुरू हो गई, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं थी कि कम्प्लेक्स लाइफ भी स्टार्ट हो सकती। अर्थ की हिस्ट्री का तीसरा ईयन प्रोटीरोजोइक ईयन है। ये 2.5 बिलियन से लेके 538.8 मिलियन ईयर के टाइम स्पैन पर मुश्तमिल है और जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में ये सबसे बड़ा ईयन है और जितने भी हमने ईयन अभी तक डिस्कस किए उनमें सबसे बड़ा यही है। और इस ईयन का टाइम स्पैन ऑक्सीजन के फ्री हालत में फ़िज़ा में जाने से लेकर कम्प्लेक्स लाइफ के शुरू होने तक के दरमियान का है। इस दौरान यानी कम्प्लेक्स लाइफ अभी तक स्टार्ट नहीं थी हुई, लेकिन उसी तरफ ये गामज़न ही था।
اور کہا جاتا ہے کہ اسی ایون کے دوران زمین سنو بال میں بھی چینج ہو گئی، یعنی جب لائف بڑھنا شروع ہوئی، سیانو بیکٹیریا بڑھنا شروع ہوئے، تو ان کے بڑھنے کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہونا شروع ہو گئی۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہونا شروع ہو گئی تو ارتھ کا ٹیمپریچر بھی آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اور اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ زمین برف کی حالت میں چلے گی، زمین کی پوری کرسٹ، اوشنز وغیرہ یہ برف کی تہہ سے ڈھک گئے۔ لاسٹ ایون جو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فنیروزوئک ایون ہے۔ فنیروزوئک ایون کا ٹائم سپین 538.8 ملین ایئر سے لے کے ابھی تک کے ٹائم سپین پہ مشتمل ہے۔ جی، تو ہم فنیروزوئک ایون میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وہ ایون ہے جب کمپلیکس لائف شروع ہوگی اور بہت زیادہ ڈائیورسٹی آنا شروع ہوگی لائف میں۔ پلانٹس کی سپیشیز میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی آئی، اینیملز ایون کے انسیکٹس کی سپیشیز میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی آئی، اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ زمین پہ 8.7 ملین سپیشیز پلانٹس اور اینیملز کی ایگزسٹ کر رہی ہیں، جن میں سے ابھی تک جو ہم ڈسکور کر پائے ہیں وہ صرف 1.2 ملین ہے، اور ان میں بھی زیادہ تعداد میں انسیکٹس پائے جاتے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ہم نے تھوڑا سا ارتھ کی ہسٹری کے بارے میں دیکھا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کری۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔